रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नैब का मुस्तकबिल क्या होगा, शायद ये सवाल सबके ही जहनों में है, लेकिन नैब के चेयरमैन का मामला इस मरतबा फिर खटाई में पड़ने जा रहा है। हमेशा की तरह हमने देखा कि नैब के चेयरमैन की तैनाती पर ज़र हुकूमत और अपोजिशन के माबैन न सिर्फ ये कि डेडलॉक आता है, लेकिन इस दफ़ा तो डेडलॉक आने की नौबत ही नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत वक्त ने यह कह दिया है कि हमें चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत करने की जरूरत ही नहीं है। वजह क्या है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और अगर ज़ाहिर चेयरमैन नैब की तैनाती होनी है, जो कि 8 अक्टूबर को ड्यू है, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा। जो बातें हो रही हैं, क्या सराहियां हो रही है कि ऑर्डिनेंस आएगा, तो ऑर्डिनेंस आने के बाद फिर अपोजिशन क्या करेगी, जरा आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। वजीर आजम पाकिस्तान कल कराची का दौरा करने जा रहे हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। ये सर्कुलर रेलवे वो नहीं है जो कि वागुजार कराने की बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बात की जा रही थी, रिमार्क्स सामने आ रहे थे। ये सर्कुलर रेलवे कहलाई जा रही है न्यू कराची सर्कुलर रेलवे, जो कि बिजली से चलेगी। क्या सूरत हाल है सर्कुलर रेलवे की, इस पर भी कुछ बात होगी। फिर कराची में ही एक और मामला है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कहा कि नस्ला टावर को गिरा दो। कमिश्नर कराची से कहा गया कि 1 माह की मोहलत है और 1 माह के अंदर नस्ला टावर गिरा देना चाहिए। हमारी इत्तलात के मुताबिक आज नस्ला टावर के मकीनों ने कुछ साबिक चेयरमैन है आबाद के, उनके हमरा एक मीटिंग कंडक्ट की है। तो क्या होगा नस्ला टावर का मुस्तकबिल, उस पर भी आज ही के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले यह बात कर ले कि नैब का मुस्तकबिल क्या है, फिर चेयरमैन नैब का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए हुकूमत तो कुछ कह रही है और वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, क्या कह रहे हैं पहले वो सुनिए। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, वो जो भी हल लेके आएंगे उस पर अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए। आज नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब आप जुड़े ना हो मट्टी के साथ, फिर आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह की ज़िंदगी आजकल नवाज शरीफ और अशरफ गनी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है, दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब शदीद तनकीद है, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि जरूरत ही क्या है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो केसेस चल रहे हैं नैब के, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। अमजद अली नियाजी MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। लिटरली हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मोहम्मद जुबैर, रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के, और हमने ज़हमत दी है कादिर मंदुखेल को, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन ज़ाहिर हुक्मरान जमात से ही पूछेंगे सबसे पहले कि नैब चेयरमैन की ये तैनाती शायद डेडलॉक से ज्यादा आगे की बात हो गई है। अमजद अली नियाजी साहब फरमाइएगा कि जब आपकी जमात के और ज़ाहिर मुल्क के वजीर इत्तलात और नशरियात ये कह रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं करेंगे या इसकी जरूरत ही नहीं होगी, तो ऐसा क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैब के चेयरमैन की तैनाती भी हो जाएगी, या अगर एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी और अपोजिशन लीडर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा कि कोई हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कोई गलत नहीं कहा। बिल्कुल ठीक बात की है कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर केसेस हो, नैब में वो पेशियां भुगत रहा हो, और उससे तो मशावरत आप खुद सोचें कि ये तो मेरे ख्याल में नैब और नैब कवानीन को और मुल्क के साथ मैं समझता हूँ आप दुनिया में क्या मुंह लेके जाएंगे कि आप उन लोगों के साथ मशावरत कर रहे हैं जो जिनका खुद जो है वो उन पे जो है क्वेश्चन मार्क है। तो बात यह है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट जो है वो कानून और कायदे के मुताबिक चलेगी सब कुछ। ये नहीं है कि कानून के बगैर कोई हम करना चाहते हैं। हम देखिए हर चीज कानून और कायदे के मुताबिक हुआ करती है, जो कवानीन हैं उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। और कहीं पे सुकम है, कोई इश्यूज हैं, तो उसके लिए बिल्कुल लॉ मिनिस्ट्री जो है वो देख रही है, और उसके हम ऐसे कोई चीज नहीं करना चाहते जिसमें हम कौम को एम्बैरस करना चाहते हैं। हम कौम को वो सिस्टम देना चाहते हैं जिसमें शफाफियत और वो जो भी हो, बेशक अगर एक्सटेंशन की बात हो रही है तो भी शफाफ तरीके के साथ होगी। अगर ऐसा शख्स जो नैब वो हेड कर सके, क्योंकि ये जब वो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो गवर्नमेंट के नीचे तो नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। लेकिन ऐसी शख्सियत हो
कि वो फिर उसी तरह काम करते रहे। आपने देखा होगा कि पिछली 2 दहाइयों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसमें आपकी रिकवरीज कितनी हुई है, और पिछले आप 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसमें आपकी जो आपको हैरानकुन हद तक आपको रिकवरीज हुई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम जो है ऐसा नहीं किया जाएगा जिसमें हम उन लोगों के साथ बैठे जिनके ऊपर खुद धब्बे हैं या उनके खुद मसाइल हैं। हाँ, अगर वो समझते हैं कि हाँ एक साफ और शफाफ निजाम में हमने जाना है तो उनको खुद चाहिए कि वो इस चीज से पीछे हट जाए। ओके, अमजद अली नियाज़ी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ही की इजाजत से मैं जरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब से बात कर लूं, जरा वो उनसे भी इस पर ओपिनियन ले लें, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जुबैर साहब, आप फरमाइएगा, अमजद अली नियाज़ी साहब जो कह रहे हैं वो तो ज़ाहिर हमारे सामने है, लेकिन नैब के मामलात पर हमने माजी में, मैंने अभी पहले अपने इंट्रो में कही कि हमने देखा कि पहले तो डेडलॉक ही हो जाता था, अब तो इससे बात आगे निकल गई है। यानी नैब के चेयरमैन की तैनाती पर ऑपोजिशन लीडर से मशावरत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपके ऑपोजिशन लीडर जो आपके रहनुमा हैं उनके ऊपर तो करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं सर। तो ये फैसला किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा आपकी सियासी साख को, और ये मुस्तकबिल में कैसे नताइज सामने ला सकता है? नुकसान जाहिर है पाकिस्तान को नुकसान होगा कि एक असूल तय हो चुके हैं, और वो असूल इस बुनियाद पर है कि ये नैब चेयरमैन की पोजीशन इतनी अहम है कि इसमें मुशावरत के साथ अपॉइंटमेंट होनी ज़रूरी है, ताकि ऐसा महसूस ना हो, क्योंकि ये ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी करना इसका काम होता है नैब का, और उसके चेयरमैन की उस तरह से अहमियत होती है कि पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से रोकथाम हो सके, बजाय कि जैसे पाकिस्तान में होता रहा है और ख़ास तौर पर पिछले 3 साल में हुआ है विच हंटिंग, कि जी PMLN को दीवार से लगाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। ये उससे पहले सन 2000 में नैब को इस्तेमाल करके PMLN को तोड़ के PMLQ बनाई गई, और फिर नैब को इस्तेमाल करके PPP को तोड़ के PPV पैट्रियट्स बनाई गई। तो अगर इस किस्म के काम करने तो जाहिर सी बात है मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, और अपना कोई ऐसा बंदा बना दें, या ये जो प्रेजेंट नैब के चेयरमैन हैं जिनकी एक्सटेंशन कानून के मुताबिक हो नहीं सकती, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि जी वो लॉ में तरमीम कर दी जाएगी। तो अगर इस किस्म के करना है तो ये एक जो एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल क्लियर था, हमारी पार्टी को भी क्लियर था कि इमरान खान का एक अथॉरिटेरियन फैसिस्ट माइंडसेट है। वो चाहते हैं कि जी कोई उनके खिलाफ कोई बोले ना, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो जुडिशरी है, और वो जो भी जिसको टांगना चाहें, जिसको अंदर बंद करना चाहें, तो वो तो फिर उसी तरह से हो सकता है जब नैब चेयरमैन अपनी मर्जी का होगा। तो हमारे लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे पाकिस्तान आगे नहीं पीछे जाएगा, पूरी दुनिया में जगरसाई होगी। फिर हम कहते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, इसलिए इज्जत नहीं करती कि आप पहले अच्छी चीज़ें कर लेते फिर वापस मुड़ के उधर ही जाके खड़े हो जाते हैं, जो जैसे एक मिलिट्री रूलर के ज़माने में होता है। ओके, ज़ाहिर जुबैर साहब आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन अमजद अली नियाज़ी साहब जब ये बात कह रहे हैं, हमारे मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर इससे पाकिस्तान के नुकसान, जो साख है उसको नुकसान हो सकता है, और अगर आपने अपनी मर्जी के लोग ही लगाने हैं तो फिर ज़ाहिर है वो इसी तरह के मामला देखेंगे। गो के ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2017 से अब तक यानी 3.5 साल दौर में, जिसका भी आप तस्करा फरमा रहे थे, 533 अरब रुपए की रिकवरी है नैब की, लेकिन सर बहुत सारे केसेस में अभी तक चालान भी सामने नहीं आए हुकूमत ज़ाहिर अदालतों के। तो इस बाबत क्या कहिएगा, क्योंकि ये मामला आगे चलेगा तो ज़ाहिर चेयरमैन नैब की तैनाती तो एक मसला तो है, आपको बहरहाल मशावरत तो करनी पड़ेगी, ऑर्डिनेंस के साथ बुलडोज तो नहीं करवा सकते आप सारी चीजें। नियाज़ी साहब, यहाँ पे अगर कानून और कायदे में कहीं शुकम है, कहीं मसला आ रहा है, तो उसमें हमेशा बेहतरी लाने की जरूरत अगर महसूस करती है गवर्नमेंट तो लानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये मैं समझता हूँ कि खुद मुस्लिम लीग के लिए भी ये मुनासिब नहीं है कि वो इसको मुतनाज़ा बनाए, क्योंकि सबसे पहले या तो वो अपना अपोजिशन लीडर चेंज करें और ऐसे बंदे को सामने लेके आए जिसपे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। ठीक है, देखिए, या तो वो अपने उसमें अपनी लीडरशिप चेंज करें, या फिर वो देखें जिसपे अगर इतराजात हैं, जिसपे चार्जेस हैं और रोजाना वो नैब के अंदर पेशी भुगतने जाता है, तो आप खुद देखें आप मुल्क का कौन सा चेहरा जो है दुनिया को दिखाना चाहते हैं
कि जहाँ पे जिस पे चार्जेस हो वही जो है वो मुशावरत कर रहा हो कि जी मेरा। लेकिन सर वो तो आपकी बात चले मैं मान लेती हूँ, लेकिन क्या फिर अगर कोई और ऑपोजिशन लीडर अगर के को वज़ारे ऑपोजिशन नामजद करेगी तो उसके बारे में भी फिर कमोबेश यही राय होगी आपकी हुकूमत की, अमजद साहब? नहीं, हमेशा देखें इनमें शख्सियात हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग के अंदर ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई ऐसे चार्जेस नहीं है कि वो नैब में पेशियां भुगत रहा हो, तो इनमें कोई हर्ज नहीं है ये अपने लीडरशिप को चेंज करने में। देखिए पार्टी है, कोई अगर ये खानदानी विरासत के तौर पे चलाना चाहते हैं तो अलग बात है। नैब के हम किसी भी सूरत में नैब को मुतनाज़ा और दुनिया के सामने उसका चेहरा जो है वो किसी तरह से मसख नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसा साफ और शफाफ निजाम हो जिसमें इनका ये कहना कि हमारा कोई बंदा होगा नहीं। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं जुबैर साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ कादिर मंदोखेल की तरफ। होगी वो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। ओके अमजद साहब मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ और जुबैर साहब की तरफ, लेकिन जुबैर साहब से पहले मैं जरा बात कर लेती हूँ। कादिर मंदोखेल रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। तो कादिर मंदोखेल साहब आप फरमाइएगा कि ये जो मामला है नैब के चेयरमैन की तैनाती का, अमजद अली नियाजी साहब फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर केसेस जिसके ऊपर हों, और फवाद चौधरी साहब तो बड़े आराम से ये कहकर चले गए, वो ये फरमा रहे हैं सर कि जिन लोगों के ऊपर केसेस हो हम उनसे कैसे मशावरत करें। तो ये जो नए चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला होगा, इसको आप एक्सटेंशन की सूरत में देख रहे हैं, नैब के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान देख रहे हैं, या हुकूमत को मजीद टफ टाइम देगी ऑपोजिशन इस मामले पर? कादिर मंदोखेल देखिए, एक कानून बना हुआ है जिसे स्टैट्यूट कहते हैं कि नैब के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के हवाले से अपोजिशन लीडर से मशावरत हुई है। ठीक है, अब अगर हुकूमत नहीं करनी चाहती है या असम्बली के इजलास के होते हुए वो ऑर्डिनेंस लाते हैं तो लेट्स से कि वो इसको एक्सटेंशन भी दे देंगे, इसके बावजूद कि एक वीडियो जो हुकूमत के मुशीर के टेलीविजन पे ये नशर हुआ और जिससे नैब के चेयरमैन ने घुटने टेक दिए, और उसके बावजूद यही नैब का चेयरमैन है जो एबटाबाद का ओसामा बिन लादेन कमीशन के चेयरमैन था, वो रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के सामने वो पेश नहीं कर रहे हैं और उसका एक जो मुतनाज़ा स्टेटमेंट भी आवाम के सामने है। तो मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सूट करता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस चेयरमैन नैब के गवर्नमेंट के पास पड़े हैं जो कि उसके आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं इसमें। तो सवाल ये है कि ऐसी चेयरमैन अगर एक थानेदार भी मुतनाज़े हो तो अहले मोहल्ला या पॉलिटिकल पार्टीज को या आवाम को कैसे एक्सेप्टेबल होगा? तो ये करे जैसे EVM मशीन लाया, अच्छा सब ने मुस्तरद कर दिए, इलेक्शन कमीशन जो अदारा जिसके जरिए कराना चाहे उसने मुस्तरद कर दिया है, वो फिर भी बजिद है, तो ऐसे इलेक्शन को मानेगा कौन? इसी तरह चेयरमैन नैब जो है ना वो एक SHO का किरदार अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इशारों पे ये चल रहे हैं, तो करने दो। हम तो पीपल्स पार्टी है, हम तो जाले, हम तो फांसी भी हमने देखी, हमने कोड़े भी देखे, हमने शहादतें भी देखी, हमने दहशतगर्दी भी देखी है, भुगती है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आजमा के देख ले। आपको फर्क नहीं पड़ता? फरियाल हमारी बहन को रात 12 बजे सलाखों के पीछे धकेलना, आसिफ अली जरदारी साहब इंतहाई बीमार है, उनको पेशे में बुलाना, और उसको एक मरीज को, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम तो इससे डरने वाले नहीं, हम इस मुल्क में बैठे हैं, यही जिएंगे यही मरेंगे, बाकी जिसको परेशानी है वो जवाब दे दे। ओके कादिर साहब ठीक है, लेकिन अभी आपने कुछ वीडियोस का तस्करा किया और आपने नैब के हवाले से बात की, तो एक और वीडियो की बात आ रही है अमजद अली नियाजी साहब, इस पर मैं आपसे भी कमेंट लूंगी, लेकिन सुनने में आया है मोहम्मद जुबैर साहब कि एक और वीडियो जो है मरहूम जज अरशद मलिक साहब की वो कोई लीक करने के करीब है, तो ये कोई नया पंडोरा बॉक्स तो नहीं खोलने जा रही है मुस्लिम लीग नवाज, और इसमें क्या हकाइक है? लेकिन अफसोसनाक बात है कि एक वीडियो आई जिसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जज अरशद मलिक, अब तो हयात नहीं है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको फारिग कर दिया मिसकंडक्ट पर। किस मिसकंडक्ट पर? उस केस के सिलसिले में मिसकंडक्ट पर। अभी आप सोचें कि अगर एक जज को मिसकंडक्ट पर फारिग कर दिया और उसकी जो सजा है नवाज शरीफ की वो बरकरार है, उसी जज ने सजा दी थी ना, तो बजाय कि नवाज शरीफ को उसका फायदा उठाता वो मिलता कि जी जो मिसकंडक्ट हुआ था, मैं तो कहता हूँ कि वो जो वीडियो थी वो उससे कतई नज़र किसने बनाई थी? जज का तो मिसकंडक्ट सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, और वफाकी हुकूमत ने एग्री किया कि जी उसको फारिग कर दिया जाए।
जिस बेचारे को सजा मिली है मियां नवाज शरीफ को, उसको कहाँ, उसका रिलीफ कहाँ है? तो एक और आ जाएगी वीडियो और कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या हरकतें करते फिर रहे थे। तो हमें तो रिलीफ चाहिए मियां नवाज शरीफ के लिए, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई पिछले 4 साल में, उनके साथ शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज, शाहिद खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जितने भी हमारे लोगों के ऊपर केसेस बने, रेफरेंसेस बने, जेलें काटी, आज क्या हुआ? कोई चीज, एक चीज, ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, साद रफीक साहब है, तो पता नहीं और कितने नाम है जो मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, तो सबके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। आज वो सारे बाहर हैं, केसेस का क्या हुआ? कुछ नहीं पता केसेस का क्या हुआ। राना सनाउल्लाह, जब करप्शन का केस नहीं मिला तो ड्रग का केस बना दिया, और ड्रग का केस कब बना था? और वो शहरियार अफरीदी साहब जो कलमे पढ़ते थे और जान अल्लाह को देनी है और कब्र में जाना है, पार्लियामेंट में खड़े होके कहते थे, कहाँ हैं? 2 साल से ज्यादा हो चुकी। सवाल हमारा बनता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे बैठ के आला अफसरों के साथ, और फिर जाके प्राइम मिनिस्टर को जाके वो आला अफसर के साथ जाके वो बताते थे कि जी हमने कैसे अंदर बंद किया है और किस हालत में उनको रखा था, किस चीज की सजा दी गई थी, कहाँ गया वो केस। अब तो हम गिरफ्तार पकड़ने कि जी हम पूछे कि जी आपने ये केसेस किए थे, इसका क्या बना? हमने तो बहुत शराफत दिखाई है, हमने तो भुगते भी हैं केसेस, जेलें भी भुगती हैं, इसका जवाब ले लूं आपसे, नियाज़ी साहब से, मुझे ब्रेक का कहा जाए, भुगती है, करप्शन भी भुगती है, तो अब जाहिर सी बात है पूरी कौम आप कह रहे हैं कि अब हमारी बारी आई है तो अब हम गिरफ्तार पकड़ेंगे। अमजद अली नियाज़ी साहब, ये जो लीक वीडियोस और ये सारा सिलसिला, आपको लगता है कि कोई नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और शायद इसके बहुत ज्यादा मुज़म्मरात का सामना करना पड़े हुकूमत वक्त को, अगर आती है तो? आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या भी रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हमेशा ये ड्रामे होते रहे हैं। अच्छा, ड्रामे आपको लग रहे हैं? रास्ता ये कानून जो है अपना रास्ता जो है वो देखता है, और जब इदारे इनको एनआरओ नहीं देते और अपना वो काम करते हैं रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, तो इनको वो हर चीज जो है वो पॉलिटिसाइज नजर आती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आती है। ऐसा नहीं है, हमेशा वाहिद है कि गवर्नमेंट ने कभी भी इदारे को कोई डिक्टेशन नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ यही किया कि वो अपना काम करते रहे ताकि इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा हो सके और पाकिस्तान जो है उस तरफ बढ़ सके जो आज तरक्की याफ्ता मुमालिक जहाँ पे खड़े, हम बहुत पीछे रह गए। और आज भी हम जब कोई कार्रवाई होती है, करप्शन जब कोई करता है तो वो जब उसको ऊपर इदारा हाथ डालता है तो वो शोर मचा देता है कि जी सियासत हो रही है, जी मुझे जाती इंतकाम का निशाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप खुद देखें, जहाँ पे मीडिया आजाद हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वहाँ पे ऐसी बातें करना मैं तो नहीं समझता कि मुनासिब है। जितने भी केसेस हैं आप अगर उठा के लेके, जितने अपोजिशन के ऊपर नून के हैं या पीपल्स पार्टी है, एक भी केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नहीं बनाए, ये इनके अपने करतूत हैं जो आज इनके सामने आ रहे हैं। ठीक है अमजद अली नियाज़ी साहब, आपकी बात के साथ मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन कादिर मंदोखेल से आखिरी सवाल करके फिर ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करेंगे जुबैर साहब के साथ। कादिर मंदोखेल साहब, नैब इस वक्त 927 इंक्वायरीज में तहकीकात कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि 533 अरब की रिकवरीज हैं। इस सब परफॉर्मेंस के बाद आप नहीं समझते कि नैब जैसे इदारे को चलना चाहिए और बहैसियत ऑपोजिशन आपको ज़ाहिर मजबूत करने की जरूरत है हुकूमत के हाथ? गो के ज़ाहिर ऑपोजिशन लीडर से मशावरत की बात कहीं पीछे रह गई है अब। मैम अगर आपको मैं 1-2 मिसालें दूं, मुझे टाइम दे तो फिर आपको ये इनका जो नैब का दारा, इंसाफ का दारा और मुंसिफ जो बैठा हुआ इनका, क्या हलीम खान का केस पाकिस्तान के सामने नहीं है, क्या पीआईटी का केस, क्या हेलीकॉप्टर केस, क्या बिलियंट्री, सबसे बढ़कर जो फॉरेन फंडिंग केस है जो इलेक्शन कमीशन में वो है, तो ये दोनों अदारों को ऊपर एक अदारा जो उनके इशारों पे वो चल रहा है वो तो एक्सेप्टेबल है, एक अदारा जो उनकी पोल खोलने जा रही है इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ ने हुकूमती वजीरों के पटे खोल दिए। तो मैं समझ रहा हूँ तो ये तो खुला तजाद है। और फिर एहतसाब हो क्रॉस द बोर्ड, हम एहतसाब से नहीं डरने वाले। जो उन्होंने ये कहा कि अरबों खरबों रुपए पीपल्स पार्टी खा गए, तो आप मुझे बताओ, इतनी आपने सब कुछ कर लिए, हमारे रहनुमाओं के घर पे छापे सब कुछ, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी किसी एक रहनुमा से 1 रुपए उन्हें वसूल किया है? और जो आजमाई ये कि उन्होंने एक तफ्तीश
किए, उन्होंने मार दाड़ की, जेल कोर्ट कचहरी की सारे अरबे इस्तेमाल कर लिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत जो ना वो एहतसाब नहीं कर रही है, बल्कि ये इंतकाम की सियासत कर रही है और इंतकाम की वजह से ये सब कुछ लगे हुए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ करने दो इनको जो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान आवाम देख रहे हैं और आज 3 साल इस हुकूमत को गुजर गए। ठीक है, आसिफ अली जरदारी क्या, आदि फरियाल क्या, शर्जील मेमन क्या, डॉक्टर आसिम क्या, खुर्शीद शाह अभी तक जेल में बैठे हुए हैं, इन सबको उन्होंने देख लिया। तो मैं मुझे बता दे कि उन्होंने किया क्या, आज तक मुझे बता दे उन्होंने क्या क्या हासिल किए और जो करना तो उन्होंने कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये, और फिर सबसे बढ़कर इस चीज से आप अंदाजा ला ले, फवाद चौधरी का भाई को नेब का प्रोसिक्यूटर बना दिए स्पेशल। अब आप मुझे बताएं कि चेयरमैन आपका वही आपका चेता, सरकारी वकील यानी नेब का प्रोसिक्यूटर वो आपका अपना बंदा, और जजेस भी आप अपने अपॉइंट करते हैं, लॉ मिनिस्टर भी आपका, सब कुछ आपका। तो उसके बाद जो ना ये क्या करेंगे वो सारे, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के सामने है, सब चीजें सामने है। अमजद नियाज़ी साहब, आप दोनों शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब से, क्योंकि कल कराची में आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और जाहिर है इफ्तिताह करने जाएंगे सर्कुलर रेलवे का। लेकिन जुबैर साहब से पूछेंगे कि उनके अदवार में क्यों नहीं कराची को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मैसर आ सकी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक में जाते हुए मैंने आपसे कहा कि कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। कल वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कराची के एक रोज़ा हंगामी दौरे पर तशरीफ ला रहे हैं। वजह यह है कि न्यू कराची सर्कुलर रेलवे जो है उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। इत्तलात ये हैं कि 170 अरब रुपए की लागत से ये मनसूबा मुकम्मल होगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन, सर्कुलर रेलवे कितनी बार चली और कैसे चली, इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट तरतीब दी है। पहले उसको दिखाते हैं आपको और फिर जरा मोहम्मद जुबैर साहब से भी पूछेंगे कि उनके दौर में कराची वालों के लिए कौन कौन सी खुशखबरियां आई थी और अगर नहीं आई थी तो उसके पसे पर्दा क्या हकायक है। लेकिन जरा सबसे पहले मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन की वो शक्ल है जिसका इफ्तिताह अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील के तौर पर साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने 19 नवंबर 2020 को किया था। वफाकी हुकूमत बिलखुसूस वजारत रेलवे इसे इसके असल रूट पर बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। KCR का आगाज 1964 में शहरियों को मयारी सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए हुआ, लेकिन ये 1996 में जुज़वी तौर पर और 1999 में मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। अदालत उज़्मा ने मुख्तलिफ औकात में इसके रूट से तजावुज़ात के खात्मे और ट्रेन की बहाली का हुक्म दिया, जिसकी सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे ने बेदिली से तामील की। लेकिन अब हुकूमत इसे जदीद खुतूत पर बहाल करने जा रही है। ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म खुद आकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे इस KCR के मंसूबे की। वज़ीर आज़म इमरान खान 27 सितंबर को कराची कैंट स्टेशन पर KCR मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे, जो 170 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। गुज़िश्ता बरस KCR बहाली के बाद इब्तिदा में सिटी स्टेशन से पिपरी मार्शलिंग यार्ड तक चलाई गई, जिसे बाद में धाबीजी से औरंगी स्टेशन तक तौसी दे दी गई। साबिक और हाजिर वजीर रेलवे समेत सिंध हुकूमत के बार बार ऐलानात के बावजूद KCR रूट पर ज़ेरी और बालाई गुजरगाहें नहीं बन सकी और न ही ट्रेन के औकात-ए-कार शहरियों के हिसाब से तरतीब दिए गए, जिसकी वजह से ट्रेन शहरियों की तवज्जो मबजूल कराने में नाकाम रही। मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। अच्छा, हर 6 मिनट बाद जो है वो ट्रेन स्टेशन पर आएगी। मोहम्मद जुबैर साहब, आज आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को याद दिलाया कि कराची के लोगों को आपने क्या कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे फिर इसरार और तकरार दोनों के साथ पूछना चाहूँगी कि आपके दौरे हुकूमत में कराची के लोगों के साथ जो ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम तरीन बुनियादी मसला था तो वो नहीं हुआ। ज़ाहिर है ग्रीन लाइन मनसूबा आपके दौर में रखा गया, बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी बसें आ गई हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जामे प्लान नहीं मुरतब किए गए। जुबैर साहब, क्या आप समझते हैं नेग्लिजेंस रही कराची के मामले पर आपकी हुकूमत की? जितने कराची के लिए मंसूबे शुरू किए थे, एक सबसे बड़ी बात थी कराची में मंसूबे शुरू तो करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। कराची में तो 10 मिनट में पूरा कराची बंद हो जाता था। कराची में 2013 से पहले कोई गोरा बिजनेसमैन 10 मिनट के 24 घंटे के लिए आने के लिए तैयार नहीं। उसमें आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो सोच भी नहीं सकते थे। किसी हुकूमत में हिम्मत नहीं थी कि यहाँ ऑपरेशन करके अमन लाया जाए, और अमन लाने के लिए जाहिर है 20 साल से खराब एक जो शहर इतना
हो उसको 3 साल कम से कम लगने थे, 3-4 साल। जैसे ही वो मुकम्मल हुए तो हमने वो दूसरी जो एक्टिविटीज थी जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज थी, जिसमें स्पोर्टिंग एक्टिविटीज थी, PSL का फाइनल कराया। को 2013 में सोच सकता था कि फॉरेन प्लेयर्स और सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेट मैच यहाँ कराची में होगा और पीसफुली होगा। हमने जो फंडेड प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू किया, जिसमें ग्रीन लाइन मंसूबा और दूसरे मंसूबे थे, और सबसे बढ़ के हमने प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इकोनॉमिक तरक्की जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत का काम होता है, अमन कायम करना हुकूमत का काम होता है, और प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट LNG टर्मिनल जो लगे थे वो प्राइवेट सेक्टर के ही लगे थे, लेकिन हमारी वजह से लगे थे। यहाँ जो बिजली के कारखाने कराची में लगे थे 2013 से 2018 के दरमियान, वो हमारी वजह से लगे थे। पोर्ट कासिम में हमारी वजह से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगा था, हमारी वजह से ये पानी का मंसूबा शुरू हुआ था। तो वो उसका ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आज के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक तवील टॉपिक है, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आज जरा ज़ाहिर है जब आप हमारे पास मैसर हैं तो इस मामले पर भी आपसे बात कर ली जाए। बहरहाल आप कह रहे हैं कि आपने कराची को अमन अमान दिया और बेहतरी की जानिब आपने मंसूबे लगाए, लेकिन ज़ाहिर उसके नताइज शायद ये हुकूमत कराची की आवाम तक पहुँचा रही है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर ज़रा एक और मसले पर बात कर लेते हैं कि क्या कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इतलात ये भी, बल्कि हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि नस्ला के जितने भी मामलात हैं जिसमें बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस हैं, इनको मुनक़ता कर दिया जाए। क्या हो रहा है वहां पर आज, क्योंकि बताया गया कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी नस्ला मकीनों के माबैन। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जरा नस्ला टावर के मामलात पर बात करें, क्योंकि आज हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर एक मीटिंग कंडक्ट हुई जो अलॉटीज के दरमियान थी। और क्या मौक़िफ़ सामने है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और डायरेक्शंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। कराची के अंदर, कराची में ज़मीनों की अलॉटमेंट के दौरान उनको लीज करते हुए ज़ाहिर है जितनी ज़मीन अलॉट की गई उससे ज़्यादा पर कब्जा कर लिया गया, और कुछ इस तरह से कब्जा हुआ कि उसको चाइना कटिंग का नाम दिया गया, और वो चाइना कटिंग के ज़ुमरे में ही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस बात पर बात कर रही है। साबिक चेयरमैन है, आबाद के इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, कराची के हवाले से ज़ाहिर है बड़ा वोकल है मोहसिन शेखानी साहब। आज उनसे हमने वक्त लिया है। मोहसिन शेखानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और मोहसिन, मैंने जैसे कहा कि आप काफ़ी वोकल हैं बहुत सारे मामलात पर, और बिलखुसूस हम देख रहे हैं नस्ला पर भी। सिर्फ फरमाइएगा कि इस ज़मीन को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो कहा गया कि आपने 400 गज ज़मीन, उससे ज़ायद ज़मीन जो है जो आपको अलॉट की गई थी उस पर कब्जा कर लिया है, तो अब नस्ला टावर तो गिराने का हुक्म है। क्या कहते हैं वहां पर? आज अलॉटीज की मीटिंग में मेरे मुताबिक आप वहां मौजूद भी थे शायद। मैं सबसे पहले सना ये कहूँगा कि जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने कहा कि 780 गज जमीन सही है और 340 गज जमीन आपकी मतलब लीज नहीं है। बेसिकली सोसाइटी ने लीज नहीं की, अलॉटमेंट की हुई है, पेमेंट ली हुई है, चालान दिया है। और लीज क्यों नहीं गई? एक कोर्ट में केस चल रहा है, लीज हो नहीं सकती थी KMC और सिंधी मुस्लिम का, तो ऐसा नहीं है। और ये जमीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की है जिसपे जज साहब ने का कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पार्टी नहीं है जिसके घर में चोरी हुई है, वो कह रहा है कि मैंने ने सही काम किया है, मैंने गलत जमीन नहीं दी है और आप मुझे पार्टी बनाए, तो मैं आगे कोर्ट में बताऊंगा। कोर्ट का काम था उसको पार्टी बनाना। कोर्ट कह रही है कि आपने कब्जा कर लिया है। हम कह रहे हैं कि ये पेमेंट करी हुई है, ये इसके लीज के डॉक्यूमेंट, लीज 780 गज की है, बाकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लीज को मानते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट को नहीं मानते। तो ये बेसिकली इसके ऊपर एतराज था कोर्ट का। आज मैं अलॉटी के साथ था, अलॉटी सारे यहाँ बैठे हुए थे और अलॉटी ने कहा कि अगर ये NOC आपको मिली बिल्डिंग कंट्रोल से, सिविल एविएशन से, वाटर बोर्ड से, और हमें जब खरीदना होता है तो हमें एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, हम अखबार में इश्तिहार देख के जाते हैं, उसके बाद हमने खरीदा है, तो हमारी क्या गलती है? हमने किस गलती की बिना पे हमें उस इदारों को जिसने ये अप्रूवल दी, उसमें कमिश्नर ऑफिस से भी अप्रूवल होती है, टाइटल की सोसाइटी से भी होती है, मास्टर प्लान से होती है, बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूवल होती है, सिविल एविएशन से अप्रूवल होती है, वाटर बोर्ड, स्वीगेज, इलेक्ट्रिक, तो ये सारे इदारों को भी आपने कुछ नहीं बोला। तो आम आदमी कह रहा है हमारा तो कसूर नहीं है,
या तो आप हमें पैसे देंगे तो हम आगे इसको खाली करेंगे, नहीं तो हम तो मरने के लिए तैयार है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मरने के लिए, हमें मार के निकाल दे। शेखानी साहब बिल्कुल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि कॉम्पनसेशन देना हुकूमत का काम है। इस बाबत क्या आप देख रहे हैं सरफेस पे कुछ चीजें आई हैं, क्या हुकूमत ने किसी किस्म का इनिशिएट लिया है, आप लोगों से, दीगर लोगों से बात हुई है इस मामले पर? ऐसी कोई बात नहीं हुई हुकूमत का। हुकूमत ने तो कहा था कि वो जो बहरिया के पैसे पड़े वो हमें दे दें तो हम लोगों को कंपनसेशन दे, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप अपने सिंध गवर्नमेंट दे, बहरिया के पैसों पे वो आपकी नजर है तो वो आप उसको नेक्स्ट टाइम उसका जिक्र भी ना करें। तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो इस तरीके से बात हुई कोर्ट में और उस पर एडवोकेट जनरल को उन्होंने बड़ा सख्ती से नाराज भी हुए और बोला कि आप इतने सारी चीजें, गाड़ियां खरीदनी होती तो आप गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन जब आपको लोगों को कंपनसेशन देना है, आपकी गलती है तो आप बात नहीं करते। अच्छा शेखानी साहब फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये तो मामला है नस्ला का, आपको लगता है कि ज़ाहिर है गो के अलॉटीज कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है उनको कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए और उसका मैकेनिज्म क्या होगा ये तय करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात आप मानेंगे मोहसिन शेखानी साहब कि इस शहर के अंदर चाइना कटिंग हुई है, यानी जो जगह अलॉट की गई उससे ज़्यादा हथिया ली गई है, तो इस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए शेखानी साहब? आई एग्री विद यू। मैं तो कह रहा हूं कि आज कराची में जो हम लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं उससे 4 गुना इलीगल बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, आज भी नहीं रोका जा रहा। और इन्होंने जितने भी ऑर्डर किए हैं पिछले दिल्ली कॉलोनी के, पीएनटी कॉलोनी के, फैल्कन के, सनमा के, कोई भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नस्ला के लिए इतना प्रेशर आम आदमियों का, तो हम कहते हैं कि ये तो लीगल बिल्डिंग, हम अपने हिसाब से आज भी लीगल समझ के बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नई लीगलिटीज है। जो जिसका नक्शा ही पास नहीं हुआ, जिसकी जमीन ही पार्क की है, वो बिल्डिंगें बन रही हैं आज, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? हम तो ये कह रहे हैं। ठीक, शेखानी साहब तो आपको लगता है, ज़ाहिर है आप खुद भी बिल्डर्स हैं और साबिक चेयरमैन मैंने कहा कि रह चुके हैं, बात के कि नस्ला का मुस्तकबिल ये बिल्डिंग ढहना जरूरी है, यानी ये होगा क्योंकि 1 माह के अंदर ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर हैं, बाकी लोगों के लिए भी इसी तरीके से 12 ऑर्डर पास किए हैं जिसको अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं सबका जिस डेट को हुआ है होना चाहिए, जो इलीगलिटीज है सबको होना चाहिए, सिर्फ नस्ला टावर को क्यों होना चाहिए? ओके, मोहसिन शेखानी साबिक चेयरमैन आबाद इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सारे ऑर्डर्स पहले भी हुए हैं तो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स यही हैं कि कमिश्नर कराची नस्ला टावर को 1 माह के दौरान गिरा दें, और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था गिरा दो। तो अब ये गिरेगी या नहीं गिरेगी, हुकूमत कॉम्पनसेशन देगी या नहीं देगी, अलॉटीज क्या करेंगे, शायद ये मुस्तकबिल ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।